हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर डिटरमिनेंट पे हो चुका है। पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, स्क्यू, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। और आज का लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है ये आपको चाहे बोर्ड के एग्जाम में हो, चाहे आपको जेईई के एग्जाम में हो, दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आगे जाके हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में भी इन सारे प्रॉपर्टी का आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से और ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड, is not changed when its row is changed into corresponding column. Into corresponding columns. इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में आप रो को उसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दे। मेरे कहने का यहां मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मान लीजिए ये आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आप इसके रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। कहने का मतलब हम यहाँ डेल्टा डैश मान लेते हैं। रो, पहला रो क्या है तो a1 a2 a3, इसको हम लोग पहला कॉलम बना दिए a1 a2 a3। दूसरा रो है आपका b1 b2 b3, तो दूसरा इसको हम लोग कॉलम बना दिए b1 b2 b3। और तीसरा रो है c1 c2 c3, इसको हम लोग तीसरा कॉलम बना दिया c1 c2 c3। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है। क्या किया? ट्रांसपोज। तो डेल्टा और डेल्टा डैश का यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगा। यह है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दीजिए तो भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? या फिर अदर सेंस में आप अगर समझना चाहें तो डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट के ट्रांसपोज का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आपका, इफ एनी टू रोज या कॉलम्स of a determinant are same। कह रहा है कि इफ एनी टू रोज या टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सेम, का मतलब ये हो गया कि अगर डिटरमिनेंट में, किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम कोई भी सेम रहे, then
the value of the determinant is 0. Value of the determinant is 0. मतलब साफ है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उस टाइप के डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि आप देख लो, जैसे मान लो यहाँ a1 a2 a3 a4 पहला रो, b1 b2 b3 b4, a1 a2 a3 a4 d1 d2 d3 d4। यहां पे क्या है आपको, तो पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम सेम है ना। यहां पे आप लिख दोगे कि कॉलम 1 बराबर कॉलम 3, और जैसी कॉलम 1 कॉलम 3 सेम है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का, चाहे वो कितने भी ऑर्डर का हो, कोई भी दो रो, कोई भी या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू 0। फिर हम लोग आते हैं तीसरे पे। तीसरा प्रॉपर्टी आपका, इफ ईच एलिमेंट्स of if each elements of a row या column of a determinant is 0, then कहने का मतलब अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट का पूरा का पूरा रो में, पूरा का पूरा कॉलम में या पूरे के पूरे रो में, पूरे रो में रहे या पूरे कॉलम में, टोटल का टोटल एलिमेंट यानी कि ईच एलिमेंट क्या हो जाए, 0, तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू ही हम लोग क्या बोलेंगे, 0। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, then the value of determinant is 0, यानी कि उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दिया है a1 a2 a3 0 0 0 c1 c2 c3, दूसरा कॉलम पूरा का पूरा 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 0। ये प्रॉपर्टी सबसे अधिक काम आने वाला प्रॉपर्टी है। क्या चीज, कोई भी दो रो सेम तो वैल्यू 0, कोई भी पूरा एक रो या कॉलम 0 तो वैल्यू 0। तो इन दोनों को हमें ध्यान से याद रखना है। तो आप इसको पहले क्या कीजिए, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी नोट कीजिए, इफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स above या below the principal diagonal को हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के या तो पूरा above या तो पूरा below, if each of the elements above या below the principal diagonal are 0, then इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एबव वाला टोटल एलिमेंट या बिलो वाला टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा उसी प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, उसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ
the determinant is the product of diagonal elements। ये भी आपको यूज में आने वाला इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला ये भी आता है, मतलब सबसे यूज में ज्यादा आने वाले प्रॉपर्टी में इसका भी गिनती आता है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दे रखा है कुछ इस तरीके का 2 0 0 3 -4 0 6 7 -3। मान लीजिए एक इस तरीके का डिटर्मिनेंट दिया है। पहला एग्जांपल यहां लिखते हैं और एक एग्जांपल यहां लिख लेते हैं 2 0 0 3 4 0 4 5 6। मान लीजिए इस तरीके का कोई भी दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसमें क्या है तो डायगोनल एलिमेंट के एभव का पूरा एलिमेंट देख लो क्या है आपका तो 0। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे, शायद हो सकता है आप भूल गए हो। और इसके बॉटम यानी कि बिलो में टोटल का टोटल एलिमेंट क्या है 0 है। अगर ऐसा कंसेप्ट होता है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा 2 × -4 × -3, यानी कि सोल्व करके कितना 24 मेरा आंसर। जैसे इसका ब्रैकेट हो जाएगा 2 × 4 × 6, यानी कि इसका वैल्यू यानी आंसर कितना तो 48। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी में आंसर आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा है इफ each elements of a row या कॉलम is multiplied by k, then देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम, यानी कि एक रो या एक कॉलम में हम लोग कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम में किससे मल्टीप्लाई करें k से, then we can take k as common along that row या कॉलम। यहां k क्या है तो k को एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर मान लीजिए किसी भी एक रो में जैसे आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इस सेकेंड रो के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है तो k मल्टीप्लाइड है और यहाँ a3 b3 c3। ठीक, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ कोई एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो तो वहां से जो हम कॉमन लेंगे तो उसी रो या उसी कॉलम से कॉमन लेंगे। कहने का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता था, जब भी हम कोई एक एलिमेंट कॉमन लेते थे तो टोटल के टोटल एलिमेंट में से कॉमन आता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जब भी कोई हम एक एलिमेंट कॉमन लेंगे तो या तो किसी भी एक प्रॉपर रो या प्रॉपर अपना कॉलम से कॉमन आएगा। जैसे कि इसमें सेकेंड रो से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा तो k, और कॉमन आने के बाद ये अपना बच गया क्या चीज तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक इसमें और हम एग्जांपल देखेंगे कि अगर मान लीजिए
एक नया डिटर्मिनेंट डी दे रखा है, L A1 L A2 L A3 M B1 M B2 M B3 C1 C2 C3। मान लीजिए एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट गिवन है। यहां क्या है, पहले रो में क्या मल्टीप्लाइड है तो L, दूसरे रो में क्या मल्टीप्लाइड है तो M। तो पहले रो से हम क्या कॉमन लेंगे L, दूसरे रो से हम क्या कॉमन लेंगे M। यहां पर जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जरूरी है कि आप एक ही रो से कॉमन लोगे, एक बार एक साथ में 2-3 रो से भी कॉमन लेंगे, लेकिन जब भी हम डिटर्मिनेंट में कॉमन लेंगे तो किसी भी प्रॉपर रो या प्रॉपर कॉलम से। अब यहाँ एक और चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस LM को हमें किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मान लीजिए इस LM को हमें पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा LM A1 LM B1 LM C1, बाकी यहाँ A2 A3 B2 B3 C2 C3। यानी कि हम कॉमन ले सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरत अनुसार किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, या अगर 2 एलिमेंट है हमारे पास तो एक को किसी अदर रो में मल्टीप्लाई कर दिए और एक को किसी अदर रो या कॉलम जिसमें हमें जरूरत पड़ेगा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है तो 5। अब हम लोग देखते हैं 6 प्रॉपर्टी। इफ A row या कॉलम if a row या column of a determinant delta b passed over m parallel rows या कॉलम्स, then डेल्टा बराबर हो जाएगा -1 के पावर m इंटू डेल्टा डैश। डेल्टा डैश यहाँ पे नया वाला डिटर्मिनेंट होगा। जैसा कि इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे एक डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए पहले, तो एक डिटर्मिनेंट हम लोग मान लिए यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहां आपने क्या कर दिया कि A1 A2 A3 को पहले रो से तीसरे रो की जगह पे भेज दिया। A1 A2 A3 को आपने क्या कर दिया, सॉरी पहले कॉलम से, रो नहीं कॉलम, पहले कॉलम से किसकी जगह पे तो तीसरे कॉलम की जगह पे क्या कर दिया, मूव करवा दिया। इसका मतलब ये वाला कॉलम इस दोनों को पास करके यहां पहुंचा होगा, तो मेरा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से नया वाला बनेगा, कुछ इस तरीके से मेरा नया वाला डिटर्मिनेंट बनेगा। तो ये जो कॉलम है ये कितने कॉलम को पास किया, 2 कॉलम को। कितने को, 2 कॉलम को। तो इसका मतलब यहां आगे में लग जाएगा -1 के पावर, यानी कि जितना रो या जितना कॉलम को पास ओवर करेगा उतना निगेटिव, उतना माइनस लगेगा। अब जैसे मान लीजिए एक हम लोग नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं 4 ऑर्डर का, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4
D1 D2 D3 D4। और आप यहां पे पहला रो को लास्ट A1 A1 B1 C1 D1, यानी पहले रो को किस पोजीशन पे लाया, तो लास्ट रो के पोजीशन पे। यानी कि पहले रो को यहां आने के लिए कितने रो को पास करना पड़ेगा, तो 3 रो को। और पास करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका नया वाला जो डिटरमिनेंट होगा वो फॉर्म होगा। तो इस रो में पहला रो में हो जाएगा A2 B2 C2 D2, दूसरा रो में हो जाएगा A3 B3 C3 D3, तीसरे रो में हो जाएगा A4 B4 C4 D4। और इस पहले रो को चौथे रो पे पहुंचने के लिए 3 रो को पास करना होगा। कितने रो को, 3 रो को। इसका मतलब यहां हम लोग लिख देंगे -1 के पावर में 3, यानी कि जितना रो या कॉलम को पास करना पड़ेगा उतना -1 लगेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कीजिए। तो बच्चे ये है आपका एक क्वेश्चन जिसे हमें अभी सोल्व करना है। कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस बाय विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि बिना एक्सपेंड किए हमें इसे इतना बराबर इतना प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज सॉल्यूशन में तो जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन डिटरमिनेंट बराबर क्या है, गिवन डिटरमिनेंट तो A B C D E F L M N। अब यहां पे हम जरा ये भी देखेंगे कि हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले हमें यहां दिख गया D, तो हम क्या कर रहे हैं, इस रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि पास ओवर करवा रहे हैं। रो 2 ने, इसको हम लोग कॉलम 2 बोलेंगे ना, तो कॉलम 2 को हम लोग चेंज करके ला रहे हैं कॉलम 1 के प्लेस पे। तो कॉलम 2 जैसे ही कॉलम 1 के प्लेस पे आ गया तो हो गया DEF, यहां चला गया ABC, और यहां तो आपका पहले से LMN दिया ही है। तो ये जो है आपका कॉलम 2 कॉलम 1 पे आने के लिए कितने कॉलम को पास किया, तो एक कॉलम को, तो ये हो जाएगा -1 का पावर में 1, क्योंकि आपको बता दिया गया है प्रॉपर्टी में कि जितने रो या कॉलम को पास करेगा उतना -1 यानी कि -1 आएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं -1 का पावर -c होता है, तो माइनस। और सबसे पहले ही प्रॉपर्टी बताया गया था कि आप रो को अगर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो पहला रो है DAL, तो ये पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो है EBM और तीसरा रो है FCN, तो ये भी हो गया। इसके बाद यहां पे हमें जो प्रूव करना है DEF, बीच में LMN, यानी कि इस LMN को सेकेंड रो के पास लाना पड़ेगा, यानी कि यहां पे आप रो 2 को इंटरचेंज कर दोगे रो 3 से, तो ये DEF जहां था वहीं रहेगा, बस ABC बाई में चला गया और LMN ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि ABC कितना रो को पास किया, तो एक रो को, तो एक निगेटिव तो पहले से यहां दिया हुआ है, और यहां एक और -1 के पावर में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, और यहाँ आपका क्या बच गया, तो यहाँ हो गया आपका D E F L M N A B C, और यही चीज हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर होगा आपका 7। सेवेंथ प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा नीचे लिखिए, द वैल्यू ऑफ ए skew symmetric determinant, the value of a skew symmetric determinant
order is equal to 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का? ऑड ऑर्डर का, और एसक्यू सिमेट्रिक है, तो उस टाइप के डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? 0। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक। इस पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, समझिए ना, एग्जांपल बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, एक ही चीज है, वो करेंगे। यहां लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जैसा कि एक डिटर्मिनेंट एसक्यू सिमेट्रिक हम लोग एज्यूम करेंगे ऑड ऑर्डर का, तो ऑड ऑर्डर का हम लोग क्या करते हैं ना, 3 ऑर्डर का सेलेक्ट करते हैं। 0 A B माइनस ए, 0 C माइनस B माइनस C 0। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया, एक एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट लिखा। अब यहां हमें इसका वैल्यू, वो भी बिना एक्सपेंड किए, अभी हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स 0 आएगा, तो बिना एक्सपेंड किए हम इसे 0 प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोग इसे क्या करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें से जैसे पहले रो को, आप तो ये पढ़े हैं ना कि रो को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इस रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो 0 AB माइनस ए 0 C माइनस B माइनस C 0, ठीक है। और इन सब में से कहने का मतलब पहले रो में से भी माइनस कॉमन लीजिए, दूसरे रो में से भी माइनस कॉमन लीजिए, तीसरे रो में से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी कि -1 कितनी बार कॉमन आया था? 3 बार। फिर से याद दिलाते हैं, जब किसी मैट्रिक्स में हमें कोई एक स्केलर क्वांटिटी कॉमन लेना होता था तो हम टोटल के टोटल एलिमेंट में से कॉमन लेते थे, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में हमें कॉमन लेना होगा तो किसी भी एक प्रॉपर रो या प्रॉपर कॉलम में से कॉमन लेंगे। तो हम पहले रो, दूसरे रो, तीसरे रो में से -1 कॉमन लिए, तो -1 कितनी बार? 3 बार। और ये 0 पे माइनस तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका -A, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका C, ये -B, ये -C और ये 0। और आप भी जान रहे हैं कि -1 3 बार गुना होके तो माइनस ही रहेगा, नहीं -1 का पावर ऑड तो माइनस ही ना। और ये वापस क्या आ गया? तो डिटर्मिनेंट ही आ गया जो एज्यूम किए हैं। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा डेल्टा बराबर आ गया माइनस डेल्टा, यानी कि यहां से 2 डेल्टा बराबर 0। जैसे 2 डेल्टा बराबर 0, इसका मतलब आपका जो डेल्टा होगा वो भी हो जाएगा 0। और यही चीज हमें क्या करना था? तो प्रूव करना था। यानी कि जब भी आपसे एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, वो भी ऑड ऑर्डर का वैल्यू पूछा जाए तो आप डायरेक्ट क्या वैल्यू लिखोगे? तो 0, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। If each element of any row या any column of a determinant is the sum of log of 2 terms then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinant।
देखिए बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी एक डिटरमिनेंट में, तो मतलब हम एग्जांपल से करते हुए चलते हैं। अगर किसी एक डिटरमिनेंट में, तो ये हो गया आपका ए बी सी, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, मान लीजिए यहाँ पी क्यू आर, और यहाँ एम एन ओ, यानी कि एक आपका डिटरमिनेंट गिवन है और इस डिटरमिनेंट में सेकंड रो दो टर्म के सम के फॉर्म में है। किसके हैं? दो टर्म के सम के फॉर्म में। देख लीजिए ना, दो टर्म नहीं है, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर से सुनिए, अच्छे से समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो इसे हर कुछ है, तो ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक रो या एक कॉलम प्रॉपर दो टर्म, या तीन भी या चार भी या पांच भी, अभी हम लोग दो पे चलेंगे, दो टर्म के सम के फॉर्म में गिवन हो, तो वो डिटरमिनेंट दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक, कहने का मतलब पहला रो अनचेंज्ड है ए बी सी, पहला कॉलम अनचेंज्ड है, तीसरा कॉलम अनचेंज्ड है, दोनों जगह पहला कॉलम तीसरा कॉलम, बस सेकंड कॉलम आपका डिफरेंट होगा। यहां पहले एलिमेंट से बन जाएगा एक्स वाई जेड और यहां दूसरे एलिमेंट से बन जाएगा पी क्यू आर। नहीं समझे? समझिएगा। एक और एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए, ये एग्जांपल है आपका सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए ये हो गया पहला रो, ये हो गया आपका दूसरा रो, ये हो गया आपका तीसरा रो, तीन रो दिया हुआ, मतलब तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया हुआ। इसमें क्या है? पहले रो तीन टर्म के सम के फॉर्म है। इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट होगा, तीन अलग अलग डिटरमिनेंट, बात को समझिएगा, सुनिएगा अच्छे से, तीन अलग अलग, थ्री डिफरेंट डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसा हम कह रहे हैं, पहला डिटरमिनेंट, दूसरे डिटरमिनेंट एंड तीसरा डिटरमिनेंट, यानी कि ये डिटरमिनेंट तीन अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। कैसे? तो एक चीज देखिए, पहला यहां हो गया a1, यहां पहला टर्म, b1 यहां पहला टर्म, c1, यहां पे आपका x है, यहां क्या है y है, यहां क्या है z है, फिर यहां पे आपका आ जाएगा तीसरा एलिमेंट l, m और n। तो जैसा कि आपने पहले रो को एक्सप्रेस कर दिया, तो दूसरा और तीसरा रो आपका सेम रहेगा, यानी कि यहाँ a2 b2 c2, a2 b2 c2, a2 b2 c2, और यहाँ a3 b3 c3, a3 b3 c3, a3 b3 c3, यानी कि आपका सेकेंड रो और थर्ड रो पे कोई इफेक्ट, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज होगा? तो पहला रो। तो फिर से समझिए, अगर एक डिटरमिनेंट तीन टर्म के सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो तीन अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे, ये है आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। आप देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बोला जा रहा है इवेलुएट सिग्मा डी आर, यानी कि आपसे सॉल्यूशन में पूछा जा रहा है सिग्मा डी आर का, और आर का वैल्यू 1 से लेके कहां तक दे रखा है? n तक। तो सिग्मा का प्रॉपर्टी बच्चे 10th से
पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिग्मा का मतलब हो जाता है आपको समेशन, और यहाँ आपका लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट n, यानी कि r के जगह पे प्लेस पे 1 से स्टार्ट करना है। तो पहले 1, तो ये हो जाएगा d1, d1 के बाद आगे प्लस, फिर 1 के बाद कौन सा नेचुरल आएगा 2, तो d2, फिर प्लस d3, फिर प्लस d4, फिर प्लस d5 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा तो dn। अब सवाल है कि सर ये d1 क्या होगा, तो देखिए बच्चे आपका dr, यानी कि ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें आपका वेरिएबल r है, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम अनचेंज्ड रहेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि dr लिखा हुआ है और हमको सिर्फ d1 d2 d3 से लेकर dn तक फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि बस r के प्लेस पे आप रखते जाइए क्या चीज, तो जैसे मान लीजिए अगर हमें d1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है d1, तो हम r के प्लेस पे क्या रखेंगे तो 1, क्या रखेंगे 1। तो देखिए जैसे r के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आपका अनचेंज रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया n+1, ये हो गया आपका 2n -1, ये हो गया आपका 3n +2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2n + 1/3 और ये हो गया आपका n × n + 1/2। ये आपका हो गया d1 के लिए, ये आपका किसके लिए हो गया d1 के लिए। अब d2 के लिए तो r के प्लेस पे क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज 2, यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2 का क्यूब। सेकंड कॉलम पूरा अनचेंज रहेगा, थर्ड कॉलम भी आपका अनचेंज्ड रहेगा। अब आते हैं d3 पे, तो d3 में क्या होगा बच्चे, r के जगह पे 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, और सेकेंड कॉलम n+1, 2n -1, 3n + 2, थर्ड कॉलम 1, 2n + 1/3, n × n + 1/2, क्या रहेगा तो अनचेंज रहेगा, और फिर प्लस d4 d5 d6 और लास्ट में सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा तो n, तो dn के लिए ये हो जाएगा n, ये n² और ये n³। यहाँ पे आपका क्या है तो n+1 है, यहाँ पे आपका क्या है तो 2n -1 है, यहाँ पे आपका क्या है तो 3n + 2 है, यहाँ बच्चे आपका क्या है तो 1 है, यहाँ बच्चे आपका क्या है तो 2n + 1/3 है, और यहाँ पे क्या है तो n × n + 1/2। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर अभी जो आप एक प्रॉपर्टी बताए थे 8 नंबर, वो मुझे लग रहा है लगभग इसी के जैसा, लेकिन उल्टे मतलब उल्टा अपोजिट सोचना है उस प्रॉपर्टी को। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ n डिटरमिनेंट है, कोई बोलेगा सर n डिटरमिनेंट कैसे है, देखिए ना d1 से लेकर dn तक गया है, तो कितने डिटरमिनेंट है n डिटरमिनेंट है, और इस n डिटरमिनेंट में सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम सब में सेम है, सिर्फ चेंज क्या है तो फर्स्ट कॉलम चेंज है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो कि n डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में, तो फर्स्ट कॉलम सबका ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, वहां n, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कहां तक तो n तक। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर से लेके कहां तक तो n के स्क्वायर तक, और थर्ड हो जाएगा 1³ 2³ 3 का क्यूब से लेके n के क्यूब तक। और इसमें सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए, यानी ये हो गया n+1, ये हो गया 2n -1, ये हो गया 3n + 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2n + 1/3, ये हो गया n × n + 1/2। अब आपको ये भी पता है कि 1 से लेके n तक के योग को बोलते हैं n × n + 1/2। 1² से लेके n² तक के योग को बोलते हैं सम, इसका आपको 11th में बताया जाता है n × n + 1 × 2n + 1/6, और 1³ से लेके n³ तक के सम को
हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और सेकेंड कॉलम जैसा है उसको आप वैसा ही लिख दो, 2n प्लस 1/3, लास्ट में n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप क्या करो, तो फर्स्ट कॉलम में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां आपका n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, और जैसे ही हम n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन लेंगे यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2n प्लस 1/3, ध्यान से देखिएगा, और यहां बचेगा n इंटू एन प्लस 1/2। यहां आपका n प्लस 1 दिया है, यहां आपका 2n माइनस 1 दिया है, यहां आपका 3n प्लस 2 दिया है, यहां आपका 1 है, यहां आपका 2n प्लस 1/3 है, और यहां आपका n इंटू एन प्लस 1/2 है। और जैसा ही आपने ये स्टेप लिखा, आपको क्या दिख गया कि सर यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम है, और अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो कॉलम सेम हो या दो रो सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि 0 अगर किसी भी चीज के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से समझ के फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।